नमस्कार, खबर दमदार देख रहे हैं, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा और मैं हूं आपके साथ शीलम शर्मा। तमाम खबरें आपको बताएंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं, जिन्होंने सहारनपुर को आज कई सौगातें दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 145 करोड़ रुपए की 243 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके साथ ही सीएम योगी ने महाराज सिंह डिग्री कॉलेज मैदान पर निकाय प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि सरकार बिना भेदभाव के विकास के काम कर रही है, गरीबों को सरकार की योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। सहारनपुर सहित पूरे यूपी में तेजी से विकास के काम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में विकास रुका हुआ है। 2017 के बाद सरकार ने यूपी का माहौल बदला, निवेश के लिए यूपी सबसे सुरक्षित है। यूपी में अब अपराधियों का पलायन हो रहा है, ये भी उन्होंने कहा। सीएम योगी ने उद्योगपतियों से यूपी में निवेश करने की अपील की है। कांधला जैसी घटनाएं प्रदेश में होती थी, आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में जो निवेशक था, जो व्यापारी था, जो उद्यमी था, जो कभी सपा के समय में भाग चुका था, आज वो वापस उत्तर प्रदेश के अंदर वापस आ चुका है। हां, अपराधी प्रदेश छोड़कर के भाग रहा है, तो हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रखती है। और भाइयों बहनों, उन्हीं सब बातों को कहने के लिए आज मैं आया हूं। राजनीति के जो सबसे खराब पहलू है वह है कि पिछली सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले जिन लोगों ने प्रदेश में शासन किया, उनकी राजनीति परिवारवाद तक सीमित थी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी थी। परिवारवाद के नाम पर उन्होंने प्रदेश के नौजवानों के साथ, अन्नदाता किसानों के साथ, व्यापारी बंधुओं के साथ में, उद्यमियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, राजनीति का अपराधीकरण किया और अपराधियों का राजनीतिकरण करने का पाप भी किया था। हम लोगों ने 10 से 12 फरवरी के बीच 2023 में प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन इसी उद्देश्य से किया है। और मैं सहारनपुर के उद्यमियों से, यहाँ के व्यापारियों से, यहाँ से जुड़े हुए हर तबके के लोगों से मैं कहूंगा, इस निवेश के साथ हम अपने आप को जोड़े। हर तबके का व्यक्ति निवेश करेगा। स्कूल बनाते हैं वह भी निवेश है, हॉस्पिटल बनाते हैं वह भी निवेश है, उद्योग लगाते हैं वह भी निवेश है। कोई भी ऐसा कार्य जिसमें रोजगार का सृजन हो और विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने की संभावना बढ़ती हो, वो अपने आप में निवेश है। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वासन देता हूं कि भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश इस समय देश के अंदर सबसे सुरक्षित प्रदेश भी है और निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य प्रदेश भी है। उपचुनावों को लेकर बीजेपी के नेता लगातार जीत का दावा कर रहे हैं। मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य की जीत का दावा किया है। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी उपचुनाव में जीत का दावा किया है। सुनिए। के उद्घाटन हुए हैं, उसमें अभूतपूर्व उत्साह, अभूतपूर्व उल्लास, अभूतपूर्व उपस्थिति हर वर्ग धर्म जाति के लोगों की रही। वो साफ इंगित कर रहा है कि प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा का कार्य आगे बढ़ रहा है, जो प्रचंड जीत में परिवर्तित होगा। कमल खिलेगा, रघुराज सिंह सांसद बनेंगे, ये क्लियर है, साफ है। उसी का परिणाम है। आज अखिलेश जी गांव गांव, घर घर, गली गली, दरवाजे दरवाजे पूरा खानदान टहलने का काम कर रहा है। जनता के बीच में जाएंगे, हम अपनी सरकारों का पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है मैनपुरी लोकसभा और रामपुर और खतौली विधानसभा 100% भाजपा जीतेगी। जहां तक इनकी परिवार की एकता का विषय है, परिवार के लिए जब आजमगढ़ लड़े धर्मेंद्र यादव, तो परिवार शिवपाल जी अलग थे। कभी आज तक शिवपाल जी को स्टार प्रचारक नहीं बनाया, आपके स्टार प्रचारक बना रहे हैं। शिवपाल जी के घर घूम रहे हैं, पर उन्हें मनाने का काम चल रहा है। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी अंदर से घबराई हुई है और मैनपुरी की जनता ने मन बना लिया कि इस बार समाजवादी पार्टी को मैनपुरी से भी हराना है और रामपुर और खतौली भी हराना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने खतौली से आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया को नसीहत दी है और कहा है कि जो कहना है मुझे कहें। साथ ही उन्होंने कहा कि परिवार पर कोई भी बयान न दिया जाए।
कि अपनी गरिमा में रह के बात करें। वो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं आज से सांसद हूँ, जो कहना है मेरे बारे में कहें, परिवार पे ना जाएं, और कम से कम जो मेरा भाई यहाँ नहीं है अब इस दुनिया में, इतनी शर्म उन्हें रहनी चाहिए, इस तरह की बातें ना करें। राजनीति है, हम और वो राजनीति कर रहे हैं, मैं उनके बारे में कह सकता हूँ, मेरे बारे में कहता हूँ, परिवार पे नहीं जाना चाहिए। मैनपुरी उपचुनाव को जीतने के लिए नेताजी का पूरा कुनबा एक हो चुका है। चाचा भतीजे के बीच की दूरी भी खत्म हो चुकी है। जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे रिश्ते भी फिलहाल मजबूत दिखाई दे रहे हैं। सभी ने उपचुनाव को जीतने के लिए एक सुर में दम भरा है। आज जसवंत नगर की जनता को संबोधित किया गया। मंच पर सभी की नजरें टिकी हुई थी। चाचा और भतीजा एक हो चुके हैं और इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी के बिना ये चुनाव हो रहा है, लिहाजा उन्होंने पार्टी की जीत के लिए जनता से वोट की अपील की। कि नेताजी ने मैनपुरी को बनाया और मैनपुरी की जनता ने नेताजी बनाया। और सच्चाई यह है कि जीवन भर के संघर्ष ने और आप लोगों के सहयोग ने नेताजी को देश में नेताजी बनाने का काम अगर किसी ने किया तो जसवंत नगर विधानसभा के द्वारा। देश की निगाह इस चुनाव में है कि आखिरकार इस चुनाव में फैसला जनता क्या लेगी। और आज मैं ये कह सकता हूं कि पूरा देश देखेगा कि ऐतिहासिक जीत से इस बार समाजवादी पार्टी यहां से जीतने जा रही है। चाचा और भतीजे में दूरियां नहीं थी, राजनीति में दूरियां थी। चाचा भतीजे में मैंने कभी दूरी नहीं मानी और मुझे खुशी इस बात की है कि राजनीति की भी दूरियां आज खत्म हो गई। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब घबराहट तो बीजेपी को हो रही होगी और इसलिए भी घबराहट हो रही होगी कि वो जानते हैं कि जसवंत नगर ने अगर मन बना लिया और करहल साथ चल दिया, मैनपुरी ठीक हो गई, किसनी के लोग मन बनाए बैठे हैं और भूगांव भी जीतने जा रहे हैं, तो सोचो परिणाम क्या होगा इस बार। जसवंत नगर की जनता को शिवपाल यादव ने भी संबोधित किया। उन्होंने जनता से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव को जिताने की अपील की। तो इसलिए हम बस इतने ही कह करके आप लोगों को जिम्मेदारी देते हैं। ये प्रतिष्ठा का चुनाव है। डिंपल हम लोगों की बहू है, तो ये सम्मान की लड़ाई है। अब सारे रिकॉर्ड आप सब लोगों को इस चुनाव में तोड़ना है और सबसे बड़ी जीत कराना है। जनता को संबोधित करते हुए आज सभी लय में दिखाई दिए। रामगोपाल यादव ने बीजेपी प्रत्याशी पर जबरदस्त तंज कसा है। नेताजी चुनाव लड़े, धर्मेंद्र चुनाव लड़े या तेज प्रताप चुनाव लड़े, बीजेपी का कोई उम्मीदवार इतना कमजोर नहीं रहा जितना मौजूदा उम्मीदवार। मानते भी नहीं मानते, उसके साथ भी कोई चलने वाला नहीं। क्योंकि जो लोगों को दगा देते हैं उन पर जनता भरोसा कर नहीं सकती और इस उम्मीदवार को साहब नजदीक से जानते हैं। मैं कुछ मैनपुरी की भोगांव में अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया और अखिलेश यादव ने कहा कि मैनपुरी के चुनाव पर पूरे देश की निगाहें हैं। नेताजी ने मैनपुरी को पहचान दी और मैनपुरी ने नेताजी को पहचान दी। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएं और ये साबित कर दें कि मैनपुरी नेताजी की थी और नेताजी की ही रहेगी। बढ़त शुरुआत जहां बढ़त होगी हमारे वोटों की जसवंत नगर से। हालांकि जसवंत नगर लोकसभा में सबसे ज्यादा वोटों से जिताता है और इस बार जो माहौल नजर आ रहा है, जिस तरीके से नेताजी के न रहने पर यहाँ का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता
ये मन बना करके बैठा है कि चाहे हमें पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़े, पहले से ज्यादा परिश्रम करना पड़े, हम कर करके हर विधानसभा से समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। बलिया में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश और शिवपाल के साथ आने पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चाचा शिवपाल विधानसभा चुनाव के दौरान भी एसपी के साथ थे, तब कितने वोट दिलाए जो अब दिला पाएंगे। देखिए, प्रदेश में जो उपचुनाव होते हैं वो सत्ता पक्ष का होता है। अगर आप देखिए आजमगढ़, आप देखिए आगरा, रामपुर, आप देखिए गोला, अपने यूपी में जो चुनाव हुए वो सत्ता पक्ष के खाते में गया और बड़ी चर्चा मैनपुरी लोगों के दिमाग में है। देखिए, जब माननीय नेताजी बसपा सपा गठबंधन में चुनाव लड़े तब वो 95,000 से जीते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज स्टाफ नर्स को नियुक्ति पत्र वितरित किए। 1354 स्टाफ नर्स को नियुक्ति पत्र दिए गए। तो सीएम योगी ने 21 स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र दिए। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम राजेश पाठक भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी बीमारू राज्य माना जाता था। बीते 5 साल में यूपी की तस्वीर बदली है। सीएम योगी ने कहा कि मिशन रोजगार के अंतर्गत यूपी लोक सेवा आयोग की ओर से चयनित 1354 स्टाफ नर्स को नियुक्ति पत्र वितरित कर खुशी हुई। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दीप प्रज्वलित करते हुए इससे पहले आपने देखा, और अब जो है नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं और तमाम अहम बातें भी इस दौरान मुख्यमंत्री ने कही है। एक बीमारू राज्य माना जाता था, यानी यहां मनुष्य ही बीमार नहीं था, प्रदेश स्वयं ही बीमार था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वही उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने की ओर तेजी के साथ अग्रसर हुआ है। इस सामूहिकता है, टीम भाव है। जब 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश बोलता है, एक साथ चलता है, एक साथ निर्णय लेता है, तो उसके परिणाम भी उसी रूप में हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। प्रदेश के अंदर नौकरी और रोजगार की संभावनाएं कभी कम नहीं हो सकती। मैं प्रारंभ से इस बात को मानता रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो अनंत संभावनाओं वाला प्रदेश है। दुनिया की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि हमारी है, सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास है, सबसे अच्छा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए उद्योग उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। तो फिर हमारा नौजवान पलायन क्यों करेगा? हमारे पास वो पोटेंशियल थी, लेकिन उसे सामने लाने, समय के अनुरूप ढालने, उसे तकनीक के साथ जोड़ने का ईमानदारी पूर्वक प्रयास नहीं हो पाया था। लखनऊ में अगले साल होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर 13 देशों को न्योता भेजा गया है। फरवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट प्रस्तावित है, जिसके लिए यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी ने 13 देशों को आमंत्रण भेजा है। फ्रांस, यूएई, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका को भी निमंत्रण भेजा गया है। साथ ही साथ कनाडा, थाईलैंड, मेक्सिको, ब्राजील, बेल्जियम, नीदरलैंड को भी न्योता भेजा गया है। नोएडा में खड़ी कार को पेट्रोल डालकर फूंकने का मामला सामने आया है। घटना सेक्टर 51 की है, जहां पर कार में आग लगा दी गई। साथ ही आग लगाने वाला शख्स सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की फिलहाल तलाश में जुटी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीसीटीवी के आधार से पुलिस फिलहाल तलाश में जुटी हुई है आरोपियों की। आपको बता दें कि ये पूरी घटना सेक्टर 51 की है।
तो नोएडा में झुग्गियों में आग लगा दी गई है। मौके पर फायर विभाग की 5 गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किसी के हालांकि हताहत होने की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। तो झुग्गियों में आग लगी है, तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरें देख सकते हैं कितना भीषण ये नज़ारा था, कितनी भीषण ये आग लगी थी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और कैसे ये आग लगी इसे लेकर अभी जांच हो रही है। सेक्टर 73 में भीषण आग लगने का मामला सामने। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी भयावह तस्वीरें हैं, लेकिन गनीमत ये रही कि इस पूरी आग में किसी की भी हताहत होने की कोई भी खबर सामने नहीं आई। और खबर बरेली से है। यहां धर्म परिवर्तन का बड़ा मामला सामने आया है। सुभाष नगर इलाके में पुलिस की छापेमारी की गई। एक घर में मौजूद थे बड़ी संख्या में लोग। हिंदू से ईसाई में धर्म परिवर्तन का आरोप लगा है। तो बरेली की ये खबर, धर्म परिवर्तन का एक बड़ा मामला सामने आया है। हिंदू से ईसाई में उसे कन्वर्ट किया गया, ये जानकारी मिली है धर्म परिवर्तन को लेकर। हालांकि पुलिस ने छापेमारी की है और क्या ये पूरा मामला था इसे जानने की कोशिश, समझने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, बरेली की इस खबर से जुड़ी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। उपाध्याय थे मरीना चौकी, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने जब छानबीन की देखा लेकिन कुछ नहीं निकला। वैसे ही आज इन लोगों ने जबरदस्ती आकर के घुस गए और आकर के वहाँ पूजा पाठ प्रार्थना हो रही थी और आकर के घुस गए और उन्होंने जो है हमें बुला लिया। बोले ऐसा है, आप चलिए, आप धर्म परिवर्तन करा रहे, ये करा रहे, वो करा रहे, इस टाइप की जो है बातें इन लोगों ने की। लेकिन दरोगा जी ने मुझसे बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप हमारे साथ में चलिए। तो हमने कहा ठीक है हम चल रहे हैं आपके साथ में। उसके बाद हम आए वहाँ यहाँ पे और उन्होंने पूछा ऐसा कुछ धर्म परिवर्तन का। हमने कहा एक भी दिखा दीजिए कोई इनमें धर्म परिवर्तन किया हो। ठीक है ना सर, बस मैं यही कहना चाहता हूँ, ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। वहाँ पे धर्म परिवर्तन कराया जाता है, लोगों का माइंड वॉश किया जाता है, उन्हें पैसों का लालच दिया जाता है, जिस कारण से जो गरीब और नीचे तबके के लोग होते हैं वो कुछ धर्म परिवर्तन कर देते हैं। तो लोगों को लालच दिया जाता है। साधारण तरीका ये है, किसी के लिए नौकरी का लालच दिया जाता है, किसी के लिए कहा जाता है कि अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो इस तरीके से करके एक प्रकार से माइंड वॉश करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। और अगली बड़ी खबर कानपुर से। कानपुर में प्रसपा नेता अलाउद्दीन पर गुंडई का आरोप लगा है। प्रसपा नेता हाजी अलाउद्दीन का महिलाओं के साथ दरअसल विवाद हुआ था। आपको बता दें कि इसके बाद आरोप है कि अलाउद्दीन ने महिला को जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित महिला ने सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई है। जाजमऊ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें, महिलाएं सीएम योगी से मदद की गुहार लगा रही है। नेता हाजी अलाउद्दीन ने महिला के साथ विवाद के बाद उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। मशहूर कवि कुमार विश्वास को ईमेल के जरिए धमकी देने के आरोपी को गाजियाबाद पुलिस ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी का नाम लोकेश शुक्ला बताया जा रहा है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने कुमार विश्वास को कई कविताएं भेजी थी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आने पर उसने धमकी भरा पत्र भेजा है। ये घटना ये भी थी जो इनको बुलाया नहीं गया उनके द्वारा, इसकी वजह से भी ये आहत थे और इस वजह से भी ये टिप्पणी और ये इस तरह के मेल इनके द्वारा की गई। कभी कुमार विश्वास से उनकी मुलाकात हुई थी या कुछ शायरी इन्होंने भेजी थी, लिख के? नहीं, मुलाकात नहीं हुई, इन्होंने भेजे जरूर थे, अपनी कविताएं इन्होंने भेजी थी उनको। ये खुद कवि है ऐसा बोला क्या इन्होंने? कविताएं लिख रहे हैं तो कवि है ही है। इनका अब किस लेवल के कवि है मैंने कहा। जी जी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने शनिवार को जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। ईशा की बेटी का नाम आदिया और बेटे का नाम कृष्णा रखा गया है, जिसको लेकर अंबानी परिवार की ओर से बयान भी जारी किया गया है। तो इस बयान में ये कहा गया है कि हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे बच्चों ईशा और आनंद को 19 नवंबर को भगवान ने जुड़वा बच्चों का आशीर्वाद दिया है। ईशा और जुड़वा बच्चे आदिया और कृष्णा स्वस्थ हैं। हम आदिया, कृष्णा, ईशा और आनंद के लिए उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं।
और चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।